प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता हो, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता हो, और ठीक है नेचर क्या है इस पे भी डिपेंड ना करता हो, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर्स पे डिपेंड करता हो, उसको कहेंगे क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे क्या? प्रॉपर्टीज इन विच only depends on the number of solute particle, not depends on nature of solute particle। मतलब ये इस नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नेचर में कुछ भी नेचर हो सकता है सॉल्यूट पार्टिकल, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। There are 4 types of colligative property. There are 4 types of colligative property. पहला relative lowering of vapor pressure, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, and fourth one is osmotic pressure। तो ये 4 टाइप्स का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। ये तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये क्या जो मिसकंसेप्शन होता है वेपर प्रेशर के बारे में, यहाँ पे ये क्लियर होगा कि एक्चुअली में वेपर प्रेशर होता क्या है। हाँ, वेपर प्रेशर को समझने के लिए एक कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर में क्या किया? वाटर को फिल किया है। इस पूरे कंटेनर में वाटर फिल्ड है ना, इस हाफ ऑफ कंटेनर में वाटर फिल्ड है, और उसके बाद इस कंटेनर को इस तरह के U-ट्यूब मैनोमीटर से क्या कनेक्ट कर दिया। तो U-ट्यूब मैनोमीटर क्या करता है? इस वाटर वेपर का प्रेशर जो है, जैसे अगर इसको हीट करते हैं तो वाटर वेपर का जो प्रेशर है, ये मैनोमीटर, ये U-ट्यूब मैनोमीटर है, ये क्या करेगा कि प्रेशर को मेजरमेंट करेगा। कैसे मेजरमेंट करेगा? जैसे जैसे प्रेशर राइज करेगा ये प्रेशर यहाँ पे लगाएगा। अब ये प्रेशर यहाँ पे लगाएगा, जिससे क्या होगा? मरकरी ऊपर की तरफ जाएगा, इससे प्रेशर का हाइट, मरकरी का हाइट मिल जाएगा। जब मरकरी का हाइट मिल जाएगा तो इसके अंदर प्रेशर है कितना है ये मालूम चल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको टेम्परेचर हीट दिया, तो एक सर्टेन टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा? तो वाटर क्या है, धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल जो है वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। तो कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि कुछ वेपर मॉलिक्यूल भी है, जो वेपर मॉलिक्यूल है वो भी वाटर में बदलेगा। तो कुछ समय के बाद क्या होगा? ये होता रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वेपर में बदलेगा और वेपर मॉलिक्यूल जो है
वाटर में बदलेगा। दोनों का रेट, वाटर मॉलिक्यूल को वेपर में बदलने का रेट और वेपर मॉलिक्यूल का वाटर में बदलने का रेट, दोनों का रेट अगर ये इक्वल हो गया तो कहेंगे उस समय जो प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन के अंदर का, तो कहेंगे कि वह प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल वेपर में बदलेगा और वेपर मॉलिक्यूल वाटर में बदलेगा। इन दोनों का बदलने का रेट अगर इक्वल हो गया तो कहेंगे उस समय जो प्रेशर होगा इस वेपर का, जो कि ये मैनोमीटर मरकरी क्या करेगा, हाइट बताएगा कि उस समय प्रेशर क्या है इस कंटेनर के अंदर का, वही प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। कि लिक्विड है वो वेपर में बदलेगा और वेपर जो है लिक्विड में बदलेगा। ये दोनों आपस में होता रहेगा तो इस समय जो प्रेशर कहलाएगा, ये मैनोमीटर क्या करेगा, प्रेशर मेजरमेंट करेगा, वही प्रेशर कहलाएगा क्या, वेपर प्रेशर। बात करना चाहते हैं कि वेपर प्रेशर मतलब ये कि फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो वेक्टर इफेक्टिव वेपर प्रेशर सबसे पहले है कि वेपर प्रेशर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब ये देखिए कैसे पॉसिबल है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। जो क्या है, जैसे जैसे हम बात करते हैं किसी भी लिक्विड का, तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो अगर हम मॉलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो कम से कम अमाउंट जो है वो ऊपर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, और कम से कम वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा। क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का, या कोई भी सॉल्यूशन है या लिक्विड बोल सकते हैं, कोई भी लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो कम मॉलिक्यूल ऊपर आएगा। अब कम मॉलिक्यूल जब ऊपर आया तो कम मॉलिक्यूल ही क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब दोनों आपस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब कम मॉलिक्यूल का इक्विलिब्रियम क्या ये बन जाएगा, मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन और वेव ऑफ कंडेंसेशन, दोनों का रेट क्या होगा, इक्वल होगा, कम ही मॉलिक्यूल का। इसलिए कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, वो क्या होगा, वो कम मॉलिक्यूल वेपर में बदलेगा, कम मॉलिक्यूल वेपर से क्या होगा, लिक्विड में बदलेगा। इसलिए क्या होगा कि वेपर प्रेशर पहले से घट जाएगा। ये पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरा बात करते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा देंगे उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वेपर में बदलेगा। जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर में बदलेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करेगा, रेट इक्वल कर देगा। इसलिए कह सकते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वेपर में बदलेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में बदलेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, वेपर से लिक्विड में बदलेंगे। इसका ये प्रोसेस होता जाएगा कंटिन्यूसली। तो उस वक्त जो प्रेशर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर ज्यादा रखने से क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर आएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल आया तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा क्या जनरेट करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा होने पे क्या होगा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तीसरा बात करते हैं सरफेस एरिया, एरिया ऑफ वेसल और लिक्विड। मतलब ये कि सरफेस एरिया वेसल का अगर बढ़ा देते हैं, मतलब ये कहने का कि अगर ये एक वेसल ए है और एक वेसल बी, ए और बी दो वेसल है, दोनों में लिक्विड है, दोनों में लिक्विड है।
अब होगा क्या कि सरफेस एरिया चेंज कर दिया, सरफेस एरिया बदलने पे क्या ये वेपर प्रेशर में चेंजिंग आता है कि नहीं आता है, ये देखना चाहते हैं। देखो क्या होता है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका मतलब क्या, हर सरफेस का जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया। और यहां पे देखा जाए तो यहां पे भी हर सरफेस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया। तो अब ये कहने का कि सर, अगर सिंपल थॉट से बोला जाए कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़िए, इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा ऊपर जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर आएगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल नीचे आएगा, इसका मतलब एरिया बढ़ने पे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कंसेप्ट, कंसेप्ट ये है कि अगर ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऊपर गया है तो ये इस पोजीशन पे एक मॉलिक्यूल नीचे आएगा, इसी तरह से एक मॉलिक्यूल ऊपर किया तो एक मॉलिक्यूल नीचे आएगा। क्योंकि वेपर प्रेशर तभी बोलते हैं जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल होता है, तभी कहते हैं कि वेपर प्रेशर है इस लिक्विड का। तो यहां पे देखो क्या होगा कि दोनों लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों में क्या है, रेट ऑफ वेपराइजेशन दोनों लिक्विड का इक्वल होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों लिक्विड का सेम होगा। क्योंकि मॉलिक्यूल जहां से जाएगा फिर वही मॉलिक्यूल क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये कि सरफेस एरिया बढ़ने से वेपर प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आता, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, जितना मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा उतना मॉलिक्यूल नीचे आएगा। इसी तरह से यहां पे भी देखा, जितना मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा उतना ही मॉलिक्यूल नीचे आएगा, सिर्फ सरफेस पे जाएगा, सरफेस से नीचे आएगा। तो सरफेस एरिया बदलने पे मॉलिक्यूल का या लिक्विड का तो वेपर प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। मतलब ये तीन चीज अभी हम लोग देखा। सबसे पहले देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब कम से कम मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, कम से कम मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो कम से कम मॉलिक्यूल नीचे आएगा, उसको जो प्रेशर होगा तो वो प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने से क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। उसी तरह टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर रखने से क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, जब ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा ज्यादा मॉलिक्यूल नीचे आएगा, इसलिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब सरफेस एरिया पे देखिए, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर सरफेस एरिया बढ़ा भी देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद भी मॉलिक्यूल का जो भी लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आता। अब बात करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ लोअरिंग मतलब हम जैसा हम लोग जानते हैं कि लोअरिंग का मतलब होता है वो घट जाना। मतलब ये कि ये डिफरेंस है। मतलब कैसा डिफरेंस है, मान लो कि कोई प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड, अगर ये प्योर लिक्विड है ना, अगर ये प्योर लिक्विड है, इसमें कुछ भी कोई भी सोल्यूट पार्टिकल डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना। क्या है, ये सोल्यूट पार्टिकल डाला, जैसे ही प्योर लिक्विड में कोई क्या है, जैसे हम प्योर लिक्विड, इसमें प्योर लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल डालते हैं, जैसे ही प्योर लिक्विड सॉलिड पार्टिकल डालते हैं तो होता है क्या, इसके अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके अंदर का जो वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, घट जाएगा, लोअर हो जाएगा। इसलिए कहेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये एक्चुअली में डिफरेंस है। मान लो कि अगर इसका वेपर प्रेशर P0 है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, P0 है, और इस सोल्यूट पार्टिकल जैसे डाला इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, PS, क्योंकि सॉल्यूशन वही तैयार हो गया। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस है ना, मतलब ये वेपर प्रेशर P0 माइनस PS, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, लोअरिंग ऑफ
ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब भी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन शॉर्ट आर एल है ना, वी पी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस को लिख सकते हैं डेल पी है, डेल पी इज इक्वल बाई डेल पी अपॉन पी नॉट, ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बात ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, ना कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली डेल पी बाई पी नॉट। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ तो इसको बोल सकते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। अब बात करते हैं हाँ प्रॉपर्टीज, अब बात करते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मैं बात करेंगे रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, देखते हैं। रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो होता है मतलब कि डेल पी बाई पी नॉट, ये जो होगा मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ए। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना इक्वल टू एक्स ए की जगह लिख सकते हैं क्या है, सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो जो हमें जैसा हम लोग पढ़ा है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट। अब बात करते हैं ये मोल जो है इसको इस तरह से सॉल्यूट को दिखा सकते हैं, सॉल्यूट का मोल क्या, एन अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट, तो एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। ये मोल है तो इसको मोल को लिख सकते हैं वेट बाय मोलिकुलर वेट है ना, वेट बाय मोलिकुलर वेट किसका, सोल्यूट का है ना, W1 है ना, W1 मोलिकुलर वेट 1 अपॉन है ना W2 या W1 क्योंकि मोलिकुलर वेट ये तो ना मोलिकुलर वेट 1 प्लस W2 अपॉन मोलिकुलर वेट 2 ना, ये हो सकता है इस तरह से दिया जा सकता है। अगर हो सकता है कभी कभी क्या होता है वेट नहीं दिया है तो वेट नहीं दिया, वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन हो, मतलब सोल्यूट जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है वेट की जगह पे लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम इंटू V1 D1 अपॉन क्या मोलिकुलर वेट 1 अपॉन V2 D2 अपॉन V1 D1 अपॉन मोलिकुलर वेट 1 प्लस V2 D2 अपॉन मोलिकुलर वेट 2। ये क्या, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ इतना फॉर्मूला ही है, बट तुमको अगर तुम्हारा नॉलेज चेक करना चाहे क्वेश्चन तो इस तरह से क्वेश्चन नॉलेज तुम्हारा चेक कर सकता है। कैसे, सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्यूट दे दे, मोल ऑफ सॉल्वेंट दे दे, यहाँ तुम फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से क्या रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हो सकता है उसके आगे क्वेश्चन पूछ दे, क्या पूछे वेट ऑफ सॉल्यूट दे दे, अब मोलिकुलर वेट सॉल्यूट दे दे तो वहां से आप मोल निकालना पड़ेगा, वहां से आप वेट बाय मोलिकुलर वेट से मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, उसी तरह से वेट बाय मोलिकुलर वेट से मोल ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा और वेट बाय मोलिकुलर वेट से मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। उनको निकालने के बाद उसको जोड़ के फिर जाके इसका मोल ऑफ सॉल्यूट को पूरे को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। बट उसके अलावा भी क्वेश्चन कैसे आओ एक्सपैंड कर सकता है, एक्सपैंड ऐसे कर सकता है
एक्सपेंड ऐसे कर सकता है कि वेट जो है, वेट ना गिवन हो, वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन हो। अगर वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट के बराबर होगा, मास जिसको बोलते हैं। तो मास बराबर क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, इस तरह से वॉल्यूम डेंसिटी गिवन होगा तो यहां से भी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये इतना तरीके से तुमको क्वेश्चन घुमा सकता है। और भी तरीका क्वेश्चन को घुमाने का, देखिए होगा क्या देगा, ये देगा क्या है कि एक्स ऑफ सॉल्यूट ना, एक्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हो सकता है कि मोलालिटी, मोलालिटी प्लस 1000 बाई मोलिकुलर वेट, ये भी क्या है, रिलेशन है मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में। हो सकता है कि डेंसिटी गिवन, क्या गिवन होगा, डेंसिटी दिया होगा और कैपिटल मोलारिटी गिवन होगा। तो यहां से आप मोलारिटी निकालना पड़ेगा। तो मोलारिटी निकालने के लिए 1 बाय मोलारिटी अपॉन वेट ऑफ, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देना ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी याद, W क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पुट कर लेंगे, डेंसिटी गिवन होगा, मोलारिटी गिवन होगा, तो यहां से मोलारिटी निकलेगा। अगर यहां से मोलारिटी निकले तो मोलारिटी यहां पे पुट करेंगे, जब ये मोलारिटी यहां पुट करेंगे तो क्या मोल फ्रैक्शन निकलेगा। जब मोल फ्रैक्शन यहां पे निकल जाएगा, यहां पर पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब ये क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इस पे है, डेंसिटी मोलारिटी, मोलारिटी के इन दोनों की रिलेशन, यहां से क्या निकालना होता है, मोलारिटी, मोलारिटी निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन यहाँ पे पुट करना होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे इतना सारा जो फॉर्मूलाज है उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या होगा, कंसेप्ट और क्या होगा, क्लियरिटी आएगी कंसेप्ट में, ठीक है।